ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मंच पर बैठे हुए प्रतिभाशाली मेधावी हमारे वक्तागण, स्नेही बहनों और भाइयों, वास्तव में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं एक अकिंचन हूँ, एक नाचीज हूँ। बनाया तो उस परमपिता परमात्मा ने जिसकी शरण में मैं आया, और उस प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जिनकी महिमा आप थोड़े समय पहले सुन रहे थे। मेरे पास ना तो कुछ लेखन कला थी, ना मैं कुछ लिखने की सामग्री रखता था। ये उनकी ही देन है कि उन्होंने मुझे जगाया, और जो मुझे प्रसाद उनकी कृपा से मिला वो सब शेयर करने के लिए कुछ मैंने लिख डाला। अगर उससे किसी को कुछ फ़ायदा होता है तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलता है, इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। आज के विषय के बारे में जो बात चल रही थी अभी, कि ये जो सम्मेलन, राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हम करने चले हैं, उसमें राजस्थान के योग की क्या बात है। सो सम पीपल आर आस्किंग व्हाई दिस राजस्थानी सम्मेलन when our main object is to establish a value based society. I say why not? क्यों ना किया जाए। कारण यह है कि ये भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसकी महिमा अपरंपार है, और वास्तव में अगर विश्व के इतिहास के पन्ने हम खोलें, पढ़ें उनको, तो हम देखते हैं कि पहले जो लोग कोशिश करते चले आए कि हम भारतवर्ष में जाएं, खोज करते रहे, चाहे वो कोलंबस था, चाहे बाद में वास्को डे गामा था, या दूसरे लोग थे जिन्होंने भारत की महिमा सुनी थी, और ये सोच कर के भारत सोने की चिड़िया है, ये एक महान आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर से ही हमें मूल्यों की शिक्षा मिल सकती है, इसकी खोज करने की कोशिश करते रहे। यदि हम भारत की बात को उठाएं तो केवल ये हमारे धर्म और हमारे देश की ही बात नहीं, बल्कि हम देखते हैं दूसरे धर्मों में भी, अगर मान लीजिए चीन से भी भारत में लोग आए, फाहियान आया या ह्यूनसांग आया या दूसरे लोग आए, तो यहाँ बौद्ध दर्शन को जानने के लिए आए, और वो इस ख्याल से कि ये भारत एक ऐसी संस्कार भूमि है जहाँ से जाकर हमें कुछ उपलब्धि हो सकती है। जब हम दिल्ली में बिरला मंदिर देखने जाते हैं तो वहाँ एक पत्थर पर जो मोहम्मद साहब, जो मुस्लिम धर्म के स्थापक हुए, उनके चाचा साहब ने जो अरबी में एक नज़म लिखी, एक पोएम लिखी अरबी भाषा में, उसमें से कुछ उद्धरण दिए हुए हैं जिसका अनुवाद भी वहाँ अंग्रेजी और हिंदी में किया हुआ है, जिसमें उसने भी भगवान से यही एक रिक्वेस्ट की है, एक यही चीज़ मांगी है कि अगर मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए तो ये है कि मेरा जन्म भारत देश में हो। तो आप ये देख लीजिए कि भारत के विषय में लोगों का क्या एक विचार रहा है। उस भारत देश में हर एक जो प्रांत है, हर एक जो प्रदेश है, उसकी अपनी अपनी भूमिका है। राजस्थान की भी अपनी भूमिका है। तो हम देखते हैं कि किसी भी नैतिक मूल्य को धारण करने के लिए जहाँ उसकी शिक्षा की आवश्यकता होती है, वहाँ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है रोल मॉडल। अगर हमारे सामने वो व्यक्ति ना हो जिनके जीवन में उन मूल्यों को हम आचरण में देखें, तो हमारे जीवन में प्रेरणा नहीं मिलती, हमें उमंग उत्साह नहीं आता। जब हमारे सम्मुख कुछ ऐसे व्यक्ति उपस्थित होते हैं जिनके अपने जीवन में वो मूल्य धारण किए हुए होते हैं, वही शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। तो कल ये जो कहा जा रहा था कि राजस्थान की जो संस्कृति है, जो उसकी आध्यात्मिक धरोहर है, जो यहाँ के मूल्यों की गाथा है, वो गाथा बनकर रह गई है, एक इतिहास बनकर रह गया है। परंतु इतिहास तो है, कम से कम कहने को कुछ ऐसे हमारे यहाँ हमारे पूर्वज हुए तो जिन्होंने के इतने महान कार्य किए। एक रोल मॉडल तो हमारे सामने रहा, एक आदर्श तो है जिससे हम प्रेरणा ले सकें। तो ये ऐसी भूमि है जो जिसकी अपनी मिसाल है। कहा जा रहा था कि मिसाल देने को रह गई, लेकिन वो मिसाल एक ऐसी शानदार मिसाल है। और प्रांतों का इतिहास हम पढ़ते हैं,
उनका अपना अपना योगदान रहा भारत की संस्कृति में। लेकिन यहाँ हम जब राजस्थान की तरफ विशेष देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब राजपूत लोग युद्ध में जाते थे तो जो महिलाएं स्वयं उनका जो वेपन्स हैं, जो आर्मामेंट्स हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे लेस करके उनको कैसे भेजती थी तिलक लगाकर, अपने सारे मोह ममता को छोड़कर ये देश की सुरक्षा के लिए एक अपने इतने घनिष्ठ संबंध को भी एक तरफ रखकर और नष्टो मोहा होकर देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए, इस भूमि के लिए जान तक देने को, ये ऐसी मिसालें और किस प्रांत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से ये यहाँ इतिहास में स्वयं लिखित है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध से कायर होकर भाग आता, वापस आ जाता तो कितना बुरा मनाया जाता था। हालांकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि चलो जान बचाई लाखों पाए, लेकिन उसमें यह समझा जाता था कि इसने तो हमारे दूध को कलंकित किया, हमारे कुल के नाम को कलंकित किया, हमारी संस्कृति को बदनाम किया। ये कैसा राजपूत है, ये राजस्थान का कैसा निवासी है कि युद्ध भूमि को छोड़कर घर वापस लौट आया, ऐसा कायर है, नपुंसक है। तो देखिए गीता में ये सारा पाठ पढ़ाया गया है कि हे अर्जुन तू नष्टो मोहा बन। मोह एक बहुत बड़ा विकार है और बार बार उसके विषय में कहा गया है। देह अभिमान एक बहुत बड़ा मनोविकार है। तो देह के संबंध में भी जो पति पत्नी का संबंध है, बच्ची या पिता का संबंध है, ये एक बहुत नज़दीक का संबंध होता है। और उस संबंध को भी एक तरफ रखकर जब कोई नारी स्वयं तिलक देकर किसी को युद्ध भूमि की ओर भेजती है तो ये नष्टो मोहा की इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है। लेकिन कहाँ गए वो चारण, कहाँ गए वो भाट जो राणा सांगा का नाम लेकर, महाराणा प्रताप का नाम लेकर उनको उत्साहित करते थे। उनमें फिर से वो, उनकी नसों में वो खून दौड़ जाता था और वो युद्ध भूमि की तरफ अपनी म्यान से तलवार निकालकर जल्दी से भाग जाते थे कि हमारी भारत माता, हमारी ये भारत भूमि हमसे कुछ चाहती है, हम अपना खून भी उसके लिए दे देंगे। जान मनुष्य को सबसे प्यारी होती है। पैसा प्यारा होता है, मिल्कियत प्रॉपर्टी प्यारी होती है, संबंध प्यारे होते हैं, लेकिन सबसे प्यारी व्यक्ति को अपनी जान होती है, अपनी जिंदगी होती है। वो जिंदगी पर खेलना कोई आसान बात नहीं है। तो व्यक्ति उस बात की परवाह ना कर जब चला जाता तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा मोह का छोड़ना और क्या हो सकता है। तो ये आध्यात्मिकता और ये आध्यात्मिकता के बड़े महान मूल्य हैं इस संस्कृति में, जो कि वास्तव में केवल उनको एक थोड़ा सा मोड़, एक टर्न देने की जरूरत है। पृथ्वीराज जब लड़ा तो उसके सामने मोहम्मद गौरी था, उसका शत्रु, जिसको उसने एक बार हराया। ये इतिहास की बात है। इतिहास से हम जानते हैं कि मनुष्यों से कई भूलें भी हुई। वो एक भूल हुई कि उसने उसको छोड़ दिया, उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ा, एक अलग बात है। लेकिन ये हम देखते हैं कि उसके सामने जो एक शत्रु था वो मोहम्मद गौरी था। आज अगर हम उस बात को पलटकर ये कह दें कि मनुष्य आत्मा हो तुम्हारे शत्रु ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आए राजस्थान के वासियों, आए राजपूतों, क्या देखते हो तुम्हारे देश के लोगों ने, तुम्हारे प्रांत के लोगों ने अपनी जान की बाजी पर खेल गए, अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया। तुम्हारे वो पूर्वज तुम्हें भूल गए। आज हमारा देश मांगता है हमसे कुर्बानी। जो कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ मूल्य थे वो नहीं रहे। क्या हमें ये अपनी अंतरात्मा ये नहीं हमको ललकारती कि कहाँ गई तुम्हारी वो राजपूती शान, कहाँ गई तुम्हारी वो राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता। उठो, जागो और देश के लिए क्या ये कुर्बानी नहीं कर सकते कि फिर से इन मूल्यों को धारण करो। ये भारत माँ तुम्हारी तरफ देखती है। ये जो स्वर्ग भूमि, देव भूमि कही गई है, इसमें तुम्हारा भी कुछ योगदान की जरूरत है। वो समय आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो चारण और भाट नहीं हैं जो कि उनको उनके पूर्वजों की याद दिलाकर, जिनके रोल मॉडल तो हमारे इतिहास में हैं, लेकिन उनको चमकाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए वो एक ऐसे कुछ कहा जाए कि जिससे वो झकझोरे जाएं और नींद से जाग जाएं, उसकी ज़रूरत है। तो मेरा निवेदन है
कि राजस्थान का तो मूल्यों की पुनर्स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब छोटा था, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था, पहले हमें जब भारत के इतिहास पढ़ाना शुरू किया गया तो उसमें श्री राम और श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ाया गया, रामायण और महाभारत के विषय में कुछ बताया गया। उस प्रसंग में ये कहा गया कि राम सूर्यवंशी थे, श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण सूर्यवंशी थे, राम चंद्रवंशी थे। इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु सूर्यवंश और चंद्रवंश हमारे देश के आदि वंश थे। उसमें बड़े गौरवशाली राजा हुए, वो चक्रवर्ती राजा हुए, बड़े मेधावी राजा हुए, और इस देश का नाम जो है वो उन राजाओं के कारण से ये स्वर्ग भूमि थी। वो इतने मूल्य उनके जीवन में थे कि उनको देवी देवता कहा जाता था, इत्यादि ये बात हम पढ़ते थे। और उसके प्रसंग में फिर जब आगे बढ़े, उसकी अगली कक्षा में हम गए तो भारतवर्ष के जो इतिहास के बारे में, राजपूतों का इतिहास, राजस्थान का इतिहास हमें बताया गया। तो हम जब राजपूताने का इतिहास पढ़ते थे, राजपूतों की हिस्ट्री पढ़ते थे, तो उसमें ये कहा गया था कि राजपूत लोग ऐसा मानते हैं कि हम सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंशज हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ बहुत से महाराजाओं के जो चिन्ह हैं, अपने राज चिन्ह हैं, वो भी सूर्य इत्यादि रहे हैं। तो उनके यहाँ अपने शिजरा नसब हैं, वंश वृक्ष हैं, उनके जेनोलॉजिकल ट्रीज बने हुए हैं, जिससे वो बताते हैं कि कैसे वो सूर्यवंश और चंद्रवंश के सक्सेसर्स हैं। तो वो सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो वंशज हैं, जो राजपूत राजस्थान के लोग, तो इतना महान वो जो सूर्यवंश और चंद्रवंश था, उसकी पुनः स्थापना कैसे होगी? किसी ने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। वेदों में भी कहा गया है, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्यत, उसकी फिर से वो रचना की जाती है। इतिहास जो है रिपीट होता है, ये साइक्लिक है। हिस्ट्री जो है, जो समय की काल की गति है, वो चक्राकार है, फिर से पुनरावृत्ति होती है, उसकी आवृत्ति होती है, फिर पुनः पुनः आवृत्ति होती है, इसलिए पुनरावृत्ति होती है। तो फिर से वो पुनरावृत्ति करने के लिए, जैसे हमारे देश में फिर से मूल्य वो स्थापित हों, ये बताने की जरूरत है कि आए राजस्थान के लोगों, आए राजपूत लोगों, आपकी संस्कृति कितनी महान है, आप कितने महान वंशजों के सक्सेसर्स हैं, और उनकी संस्कृति कितनी महान थी। अब आज जो इतिहास की पुनरावृत्ति करनी है, उसमें आपका योगदान क्या होने जा रहा है। तो इस प्रकार के सम्मेलन जब हम करते हैं और उन मूल्यों की, उन गुणों की, उन सद्गुणों की चर्चा करते हैं, और हमें हमारा क्या उत्तरदायित्व तो बनता है उसको फिर से लाने में। यहाँ तक कि हमने देखा है, पृथ्वीराज के जो अपने राज कवि थे चांद बरदाई, उन्होंने तो लिख दिया कि जो हमारे चौहान, चालुक्य, परमार इत्यादि जो वंश थे, जो राजपूतों के वंश थे, वो एक अग्निकुंड से प्रकट हुए। ये हमने फिर अपने बचपन में इतिहास में पढ़ा। हमको बड़ी उत्सुकता हुई, ये जानने की जिज्ञासा हुई, आश्चर्य भी हुआ कि अग्नि तो जला देती है, अग्नि से मनुष्य पैदा कैसे हो सकता है। और ये कहते हैं कि हमारे जो वंशज, हम जिनके वंशज हैं, वो अग्नि से प्रकट हुए या अग्नि से पैदा हुए। तो ये कैसे बात थी। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश का इतिहास बहुत हमने पढ़ने की कोशिश की, उसके लिए बहुत रिसर्च की, कई लाइब्रेरी में मैं गया हूँगा। और ये सूर्यवंश और चंद्रवंश क्या था। आमतौर से लोग एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बता देते थे कि सूर्य और चंद्रमा से उनका अवतरण हुआ। ये बात समझ में आती नहीं थी, क्योंकि आगे जब विज्ञान भी पढ़ा तो ये समझ में आता था कि इससे कैसे आ सकते। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने पर यह मालूम हुआ, सही व्याख्या इसकी मालूम पड़ी कि सूर्यवंश और चंद्रवंश का उद्गम या उसका प्रारंभ कैसे हुआ। ऐसे ही ये अग्नि से कैसे प्रकट हुए, जबकि अग्नि जला देने वाली चीज है, और यहाँ आबू में तो अग्निकुंड बना हुआ है। आपको मालूम ही होगा, आप राजस्थान के निवासी हैं। मैं भी जब पहली बार आबू आया, बाबा से मिला, और ये मेरी उत्सुकता थी कि मैं वो अग्निकुंड भी देखूं जहाँ से राजपूत जो हैं वो पैदा हुए। तो अग्निकुंड भी देखने गया था, लेकिन व्याख्या तो यहाँ से मिली कि जो योग अग्नि थी, जो ज्ञान अग्नि थी, उससे वो प्रकट हुए। जो यहाँ योग अग्नि आबू में प्रज्वलित की गई,
कई पुराणों में लिखा गया है कि सृष्टि का प्रारंभ आबू पर्वत से हुआ। ये आबू पर्वत से जो ये राजस्थान का जो वंश शुरू हुआ, सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना हुई, तो कितने गर्व की बात है यहाँ राजस्थान के वासियों के लिए, राजस्थान निवासियों के लिए, कि विश्व का इतिहास राजस्थान से शुरू होता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का उद्गम यहाँ से हुआ। उनके पूर्वज योगाग्नि से, ज्ञानाग्नि से यहाँ से प्रकट हुए। और अब जरूरत है कि उन मूल्यों को हम फिर से धारण करें और दूसरों को भी ये शिक्षा दें। बताया जा रहा था कि राजस्थान के लोग केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में अग्रगण्य हैं। जगह जगह पर वो व्यवसाय भी कर रहे हैं और भी कई क्षेत्रों में समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है? उससे बड़ा और अपने वंश का नाम बाला करने में क्या और पुरुषार्थ हो सकता है कि इन मूल्यों को धारण करें और दूसरों को भी कराएं। तो राजस्थान की तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी भूमिका है मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में। ओम शांति।